किसी जमाने की बात है। वीणापुर नाम के एक गाँव में अनिका और पार्वती नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ सरोज और पिता हरि के साथ रहती थीं। अनिका और पार्वती के पिता हरि शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। वो कभी कभी ही अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए आते तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे। अनिका और पार्वती वैसे तो जुड़वा बहनें थीं, लेकिन रंग रूप में दोनों बिल्कुल ही अलग थीं। अनिका चांद की तरह गोरी थी। उसके गुलाबी गाल और लंबे रेशमी बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। पूरे गांव में अनिका जैसे बाल किसी के भी नहीं थे, परंतु वो स्वभाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पार्वती अपनी बहन की बिल्कुल ही उलट थी। वो बहुत ही काली और गंजी थी। पार्वती के बचपन में बहुत ही लंबे और घने बाल थे, परंतु कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते पार्वती के बाल झड़ना शुरू हो गए और 2 साल बाद वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। पार्वती दिल से बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करती थी। पार्वती को अपने काले रंग के कारण बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उसके पड़ोस के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। हर कोई बस अनिका की सुंदरता को ही देखा करता था और उसकी तारीफ करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनिका पार्वती से कहती है, पार्वती, क्या तुमने कंघी देखी है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा क्या पता तुमने कंघी से अपने बाल संवारी हो। अनिका, तुम्हें तो पता ही है, भला मैं कंघी का क्या करूँगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? अनिका, आस पड़ोस के तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते ही हैं और अब तुम भी शुरू हो गई। पार्वती बहन, अब तेरी शक्ल देखकर हंसी आती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी हंसी रोक तो नहीं सकती। वैसे मुझे तुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। एक तरफ मैं हूँ जो मोर की तरह सुंदर और वही तू कौवे की तरह काली है। स्कूल के बच्चे तेरे कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। अनिका, तुम मेरी सगी बहन होकर भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे अपने गंजेपन को लेकर कितना बुरा लगता होगा? वैसे भी गांव के सभी बच्चे मुझे खुशी से रहने भी नहीं देते। घर में तो रहकर कि तुम मुझे चैन की सांस लेने दो। अनिका, पार्वती, कहाँ हो मेरी प्यारी बच्चियों? जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपनी माँ की आवाज सुनकर अनिका और पार्वती दोनों अपनी माँ के पास आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? पार्वती और अनिका, तुम सरला आंटी को तो जानती ही हो ना? मेरी बचपन की दोस्त, उनके बेटे की शादी है, इसीलिए आज शाम को हम सभी शादी में जाने वाले हैं। तुम दोनों शाम को 6 बजे तक अच्छे से तैयार रहना। मम्मी, मुझे बेइज्जती कराने का कोई भी शौक नहीं है। मैं इस कलमुही के साथ जाऊं, इस कारण लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और लोग कहते हैं, देखो देखो, काली गोरी की जोड़ी आ गई है। सुन पार्वती की बच्ची, अगर तुझे मेरी और मम्मी की इज्जत की थोड़ी भी चिंता है तो तू हमारे साथ मत जाना। तेरे कारण मेरी और मम्मी की बहुत बेइज्जती होती है। पार्वती, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं कब की मर जाती। अनिका, तुम ये क्या कह रही हो? पार्वती तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम हो कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन पार्वती के साथ चलने में बेइज्जती महसूस होती है। तुम पार्वती की कितनी बेइज्जती कर रही हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मम्मी, आप अनिका को इतना फोर्स क्यों कर रही हो? अनिका शायद तुमसे सही ही कह रही हो। मेरे कारण तुम्हारी और माँ की बहुत बेइज्जती होती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पार्वती घर से बाहर निकल जाती है। पार्वती चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उसके बाद वो जंगल में ही एक पत्थर पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बचपन से लेकर आज तक सभी लोग मुझे काली कलूटी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं। अगर मैं काली हूँ और
अगर मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ एक मेरी माँ ही है जो मुझसे प्यार करती है। अनिका सही ही कह रही थी, मुझे मर ही जाना चाहिए, तभी माँ और अनिका दोनों को सुकून मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वती बहुत रो रही होती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, बेटा तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो बेटा? अम्मा जी, आज के जमाने में कोई भी दिल की सुंदरता नहीं देखता, सब चेहरे की सुंदरता देखते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने काले रंग और सर पर बाल ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता और मेरे घर के आस पड़ोस के बच्चे मुझे टकली चुड़ैल कह के चिढ़ाते हैं। ये कहकर पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर पार्वती हैरान रह जाती है। अरे पार्वती, तुम इतना शौक क्यों हो गई हो? मैं फूल परी हूँ और मैं मजबूर लोगों की मदद करती हूँ। बेटा, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। तुम दिल की कितनी अच्छी हो और लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो जादुई फूलों का गाउन और पर्स। तुम जैसे ही इस फूलों के गाउन को पहनोगी तो तुम पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे बाल भी वापस आ जाएंगे। और हाँ बेटा, तुम इस जादुई फूल के पर्स में से जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। इसमें से पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। परंतु बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि ये जादुई फूलों का गाउन और पर्स कभी भी लालची लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना इसका जादू उल्टा हो जाएगा। इस तरह फूल परी उसे सब कुछ अच्छे से समझाती है। पार्वती फूल परी का वो जादुई फूलों का गाउन और पर्स लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर पार्वती वो फूलों का गाउन और पर्स लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन पार्वती जैसे ही उस फूलों के गाउन को पहनती है तो वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सर पर घने बाल भी आ जाते हैं। पार्वती अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को जब पार्वती की माँ सरोज और बहन अनिका शादी से घर वापस आती हैं, तो वो पार्वती का इतना सुंदर रूप देखकर चौंक जाती है। लेकिन सरोज अपनी बेटी की सुंदरता देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से पार्वती फूल परी के जादुई फूलों के पर्स से अपनी माँ सरोज और बहन अनिका को बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाती है। और जब कभी किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती तो पार्वती बिना किसी संकोच के उसकी सहायता करती है, क्योंकि अब उसके पास फूल परी का जादुई फूलों का पर्स था और वो उसमें से अपने मन चाहे पैसे निकाल लेती थी। फिर उस दिन के बाद से पार्वती अपनी माँ सरोज और बहन अनिका के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपनी मामी कलावती के साथ रहती थी। कलावती एक बहुत ही बुरी औरत थी। वो हमेशा अमीर बनने का सपना देखा करती थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि वो पूजा से अपने घर के साथ साथ लोगों के घरों पर भी नौकरानी की तरह काम करवाती थी। पूजा की कमाई से कलावती अपना सारा खर्चा पूरा किया करती थी। इस बीच पूजा लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ रोज स्कूल पढ़ने भी जाती थी। फिर एक दिन कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, शोभा अपने खेत में कुआं खुदवाना चाहती है। उसने ये काम हमें करने को दिया है, तो आज से उसके खेत में जाकर कुआं खोदने का काम चालू कर दे। लेकिन मामी जी, अभी तो मेरी परीक्षा चालू है, पढ़ाई छोड़कर मैं कुआं खोदने का काम नहीं कर सकती हूँ। देख पूजा, मुझे उसने कुएं खोदने के लिए पूरे 20,000 रुपए दिए हैं
इसलिए ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मामी जी, अगर मैं कुआं खोदने वहाँ चली गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी, जिससे मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देख पूजा, वैसे भी तू पढ़ लिख कर अफसर बनने वाली तो है नहीं, इसलिए तू बेकार की बातें बंद कर दे और जाकर कुआं खोदने का काम शुरू कर दे। अपनी मामी की ये बात सुनकर पूजा बहुत उदास हो जाती है, लेकिन पूजा अपनी मामी की हरकत को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सब बातों को भूलकर कुआं खोदने के लिए चली जाती है। अचानक खुदाई करते समय पूजा को जमीन के अंदर एक औरत का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर पूजा बुरी तरह से घबरा जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी पूजा के भागते समय जो पानी वो बोतल में पीने के लिए लाई थी, वो उससे गिर जाता है और बोतल का सारा पानी उस औरत के कंकाल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और वो कंकाल एक औरत के रूप में बदल जाती है। तभी पूजा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो औरत उठकर बैठ जाती है और वो एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती है और वो पूजा से कहती है, कई सालों पहले मैं यहाँ पास वाले एक जंगल में रहती थी। उन दिनों मैं बहुत ज्यादा शरारती थी और अपनी जादुई शक्तियों से सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। फिर एक दिन मुझ पर गुस्सा करके एक ऋषि मुनि ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे जिंदा ही जमीन में दफना दिया। और ऋषि मुनि ने मुझसे कहा था, जब कोई नेक लड़की आकर मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिराएगी तभी मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे एक नया जीवन दान मिला है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। तभी वो जादूगरनी पूजा को अपने गले लगाती है। फिर जादूगरनी पूजा को अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर कई सारी जादुई चीजें मौजूद थी। फिर जादूगरनी वहाँ टंगा हुआ एक जादुई गुलाबी लहंगा निकाल कर पूजा को देते हुए कहती है, पूजा, ये एक खास जादुई गुलाबी लहंगा है, तुम इसे ले लो। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। जादुई गुलाबी लहंगे को देखकर पूजा बहुत ज्यादा खुश होती है। पूजा उस जादुई गुलाबी लहंगे के लिए जादूगरनी का धन्यवाद करती है और जादुई लहंगा लेकर पूजा वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहन लेती है कि तभी जादुई गुलाबी लहंगा उससे कहता है, चलो पूजा, अब मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे कंगन पहनने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी कोई कंगन नहीं पहना। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए सुंदर सा कंगन। और बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए। मैंने आज तक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। मेरी मामी हमेशा मुझे रूखा सूखा खाना देती है, इसलिए मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है पूजा, मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में लेकर चलता हूँ। तभी वो जादुई गुलाबी लहंगा पूजा को हवा में उड़ाते हुए उसे एक 5 स्टार होटल की तरफ लेकर जाता है कि तभी पूजा की कुछ सहेलियाँ उसे रास्ते में देखकर हैरान हो जाती हैं। तभी उसकी एक सहेली चेरी उससे कहती है, अरे अरे पूजा, तेरे पास इतनी सारी जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गयी? तभी पूजा अपनी सहेलियों को सारी घटना के बारे में बता देती है। फिर पूजा कहती है, मैं शहर में खाना खाने के लिए जा रही हूँ, वो भी एक 5 स्टार होटल में। तुम सब भी मेरे साथ चलो ना। पूजा की ये बात सुनकर उसकी सहेलियाँ और जादुई गुलाबी लहंगा बहुत खुश हो जाता है और जादुई लहंगा पूजा से कहता है, पूजा, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बहुत अच्छाई है, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तभी जादुई गुलाबी लहंगा वहाँ पर एक जादुई कालीन को प्रकट करता है
और उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी देता है। फिर जादुई लहंगा उनसे बोलता है, अब ये जादुई कालीन हम सबको शहर ले जाएगी। वहाँ पर तुम सब अपनी मर्जी का अच्छा खाना खा लेना। वहाँ पर तुम्हें पैसों की कमी भी नहीं होगी। तुम जो चाहे वो सब ले सकती हो। फिर सभी लड़कियाँ उस जादुई कालीन पर सवार होकर शहर में एक अच्छे से 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए पहुँचती हैं। फिर खाना खाने के बाद वहाँ बाजार में वो लोग बहुत सारी खरीदारी करती हैं और सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ पूजा एक बहुत अच्छा टाइम गुजारती है। और फिर वापस वो लोग अपने गांव आ जाती है। लेकिन तभी शोभा की नजर पूजा पर पड़ती है। तभी शोभा कहती है, अरे इस पूजा के पास अचानक से इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आ गया? फिर सभी लड़कियाँ पूजा को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती हैं। उन सभी लड़कियों के पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर शोभा बहुत हैरान हो जाती है। शोभा को उन पर शक होने लगता है। तभी शोभा उन लड़कियों में से एक लड़की को रोककर उससे सारी बातें पता कर लेती है और वो लड़की भी शोभा को सारी बातें बता देती है। और वो पूजा के जादुई गुलाबी लहंगे के बारे में भी शोभा को सारी बातें बता देती है। फिर शोभा अपने मन में सोचती है, अच्छा तो पूजा को खेत में खुदाई करते समय ये जादुई लहंगा मिला है, इसीलिए वो इतना बदल गई। तो अब मुझे इस जादुई लहंगे को इससे लेकर ही रहना होगा। फिर शोभा चुपके से पूजा का पीछा करने लग जाती है। लेकिन तभी पूजा हवा में उड़कर वहाँ से कहीं चली जाती है। अरे अचानक से यह पूजा कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अब मैं इसकी मामी के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती हूँ ताकि उसकी मामी उसकी पिटाई करके वो जादुई लहंगा उससे ले ले। फिर शोभा कलावती के घर पर चली जाती है और फिर शोभा पूजा की मामी कलावती के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। पूजा जैसे ही घर पर वापस आए उससे वो जादुई लहंगा लेकर मुझे वापस दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ पूजा की मामी कलावती शोभा से भी बहुत ज्यादा लालची थी। तभी कलावती अपने मन में सोचती है, शोभा ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं पूजा के घर आते ही उससे वो जादुई लहंगा ले लूंगी और फिर उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। उसके बाद थोड़ी ही देर में पूजा भी घर वापस आ जाती है और कलावती पूजा से कहती है, सुन पूजा, तेरे पास जो जादुई लहंगा है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब जल्दी से इस जादुई लहंगे को उतार कर मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। लेकिन मामी जी, ये जादुई लहंगा आप मुझसे क्यों लेना चाहती हैं? इसकी मदद से तो मैं आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकती हूँ। पूजा की बच्ची, मुझे तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई लहंगे को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अब जल्दी से इस लहंगे को उतार और मुझे दे दे। फिर पूजा उस जादुई लहंगे को उतार कर अपनी मामी को दे देती है। कलावती जैसे ही उस जादुई गुलाबी लहंगे को पहनती है तो उस जादुई लहंगे को बहुत गुस्सा आता है और वो कलावती को सबक सिखाने की सोचता है। फिर अगले ही पल कलावती का पूरा शरीर काला और उसका चेहरा बदसूरत होने लगता है। वो देखते ही देखते एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है।